जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के आज के फिजिक्स के एक मैराथन वीडियो में। दोस्तों मैथ में तहलका मचाने के बाद एक बार फिर से दोस्तों हम लोग तैयार हैं फिजिक्स के वन शॉट रिवीजन को करने के बाद। दोस्तों अगर आज इस वीडियो को अगर आप कर लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपके बोर्ड एग्जाम को रिवीजन करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और हाँ, आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अगले और भी एग्जाम होने वाले एग्जाम के लिए ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। क्या कहता है दोस्तों, एक करके हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय यूएनएस मास्टर क्लासेस। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग ने क्लास में पीडीएफ अपलोड किया था। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये वीडियो आप कहाँ से लेके प्राप्त कर सकते हैं। वन शॉट रिवीजन करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या कर रहा है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपको पता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। यानी याद रखिएगा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो यही होता है बुआ, आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल। अर्थात इन प्रकार के बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, आवेश का सवाल आएगा कि आवेश कैसे मात्रक क्या होता है। तो आपका एक आवेश कैसे मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है। कोई भी पूछेगा बताइए आवेश कैसे मात्रक क्या होता है, तो कूलाम या एम्पियर सेकेंड। इस टाइप के भी सवाल आपने देखने को मिलेंगे। क्या देगा, एक कूलाम बराबर वाट। तो इस स्थिति में आपका ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है, आवेश की विमा क्या होती है। तो याद रखिएगा, आवेश की जो विमा होती है वो एटी होती है। क्या होता है बुआ, एटी। क्या होता है, एटी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इस वीडियो को बहुत तेजी से रिवीजन करेंगे दोस्तों। अब वो समय नहीं है कि हम आपको समझाते चले, लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को रिकैप आप कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को काफ़ी तेजी से समझे। अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को 1.5 में देखें या फिर 2x के रूप में आप देख के इसको 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश Q होता है वो बराबर होता है प्लस माइनस n इंटू ई के। याद रखिएगा, ये कहता है आवेश का जो क्वांटम सिद्धांत है ना, इस बात की यही जानकारी देता है। क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, तो किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुणज होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, समान आवेश। ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या आ गया आपके बीच। अगला पॉइंट है दोस्तों, समान आवेश जो होते हैं ना वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश, ध्यान से सुनिएगा, तथा असमान आवेश जो होते हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब याद रखिएगा, दो आवेश यानी प्लस प्लस दो समान रहेगा ना तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और यही अगर प्लस और माइनस हो, अलग अलग आवेश हो, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक एकांक धन आवेश। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक एकांक धन आवेश से हवा में 4 पाई बल रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल पूछ सकता है प्रति एकांक धन आवेश से हवा में कितनी बल रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपको क्या बोलना है, 4 पाई बल रेखाएं खींची जा सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या करें, दो आवेशों के बीच, ध्यान सुनिएगा, ये कूलाम का नियम है बुआ। कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। यानी लगने वाला बल ये समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, तथा इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी क्या होती है, R। यानी मान लीजिए क्या कर रहा है, दूरी के वर्ग, तो दूरी के वर्ग R स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती का है ना, तो बट्टा में होता है, यानी F समानुपाती F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। यानी आप सीधे कहिएगा, दो आवेशों के, कूलाम का नियम कोई पूछेगा, कूलाम का नियम क्या है, तो आपको कहना है दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग, दूरी के क्या, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों मेरे साथ बोलने का भी प्रयास करिएगा। अगला पॉइंट हमारे बीच क्या आ रहा है, आवेशों के बीच की दूरी। देखिए बहुत वीवीआई सवाल है। क्या कहता है, आवेशों के बीच की दूरी अगर हम आधा कर देंगे तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो 4 गुना। अब ई कैसे हो जाएगा मेरे दिल के टुकड़ों, तो सुनिए, आपने क्या कहा कि दूरी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो R स्क्वायर के। तो अब बताइए, आप दूरी को क्या कर रहे हैं, आधा।
यानी एफ समानुपाती 1 बटा रहने दीजिए, दूरी को आप आधा कर रहे हैं यानी r/2 कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रहने दीजिए। अब बताइए यहाँ पे जब इसको लिखिएगा तो 1 रहने दीजिए, r² भी रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इस 4 को कहाँ भेज दीजिएगा ऊपर, 4 जब ऊपर जाएगा मेरे लाडले तो नीचे बच जाएगा r²। इस 4 को हटा दीजिएगा तो ये तो सेम पहिल का जैसा आ गया, तो जब ऊपर आ जाए ना तो यही कहिएगा कि 4 गुना, लेकिन यही कह देते कि 2 गुना कर दिया जाता है। तो r के जगह 2r रखिए तो 2r यानी 1/2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4r²। तो इस स्थिति में जो लगने वाला बल होगा वो 1/4 हो जाएगा। सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला सवाल है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का अगर कोई कहेगा कि सदिश रूप क्या होता है तो सीधे कहिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर मॉडुलस ऑफ r³ और यहाँ पे वेक्टर r रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है निर्वात की विद्युतशीलता E0। याद रखिए निर्वात की विद्युतशीलता क्या कर रहा है E0 का मान आपसे पूछेगा कितना होता है, आप कहिएगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैंने क्या बोला कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बढ़िया से दोस्तों अगर इस वीडियो को आप समाप्त कर लेते हैं ना तो विश्वास करिए टोटल बढ़िया कंटेंट है, पूरा फिजिक्स एक वीडियो में हम रिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से सुनिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मान क्या होता है तो 9 गुने 10⁻9। मेरे साथ बोली तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लाडले क्या होता है तो 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखिए ये दोनों उल्टा में होता है, E0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसका मान कहेगा तो मात्रक पलट दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यानी वेक्टर F जो होता है ना यानी किसी भी आवेश पर जो लगने वाला कुल जो बल होता है ना उन सभी बल के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार अगर दिक्कत हो तो तुरंत रिवाइव करिए और तुरंत फिर से आप देखने का प्रयास करिए। फिर से दोस्तों हम बता दें इसका PDF कहाँ मिलेगा हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। क्या कहता है BBI सवाल है, यहाँ से सवाल बनने का चांस है। कहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी, ध्यान से सुनिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा कहिएगा आभासी, ध्यान से सुनिएगा आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा। याद रखिएगा कोई भी पूछेगा कि बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो कहना है आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। अगला सवाल ये याद रहेगा और इसी में पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है तो आपको कहना है 1+D/F, 1+D/F। क्लियर है। अब बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। याद रखिएगा आवेश घनत्व जो होते हैं ना मेरे लाडले, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता है कि सर आवेश घनत्व होता क्या है, पहले ये बताइए ना प्लीज। तो हमने कहा सुनो मेरे लाडले किसी देखिए आवेश के वितरण की क्रिया को हम लोग आवेश घनत्व कहते हैं। मैंने क्या बोला आवेश के वितरण की क्रिया को हम लोग आवेश घनत्व कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है सतह आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। हर साल लाडले यहाँ से एक सवाल देखने को मिलेगा। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक याद रखिएगा कूलाम प्रति मीटर होता है, सतह आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है और आयतन आवेश घनत्व का मतलब कूलाम प्रति मीटर क्यूब। याद रखिएगा जब आवेश को एक रेखा पर वितरित करते हैं तो रेखीय आवेश घनत्व, जब आवेश को किसी सतह पर वितरित करते हैं सतह आवेश घनत्व, और जब आवेश को किसी गोलीय सतह यानी आयतन वाले सतह पर वितरित किया जाता है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बढ़िया से जान रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। किसी आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से आपसे सवाल पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कौन सी राशि है तो कहिएगा सदिश राशि। इसका मान मात्रक पूछेगा तो कहिए न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। जल्दी से बताइए न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों आवेश का प्रवाह कहां से कहां होता है तो याद रखिएगा दोस्तों उच्च विभव से कहां होता है निम्न विभव की ओर। आवेश का प्रवाह कोई पूछेगा कहां होता है तो उच्च विभव से निम्न विभव। आप ही खुद बताइए पैसा कौन देता है, अमीर आदमी गरीब को देता है, यानी उच्च से कहां जाएगा निम्न, ऐसे याद रखिएगा। आवेश का प्रवाह कहां होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा। जब किसी वस्तु को धन आवेश से आविष्ट किया जाता है, धन आवेश मतलब आप प्लस से चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो विभव होगा ना वो धनात्मक होगा और माइनस से करिएगा तो ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर पूछेगा पृथ्वी का विभव क्या होता है तो कहिएगा शून्य होता है। क्या होता है लाडले शून्य। अगला पॉइंट बिंदु आवेश के कारण, BBI सवाल है दोस्तों
किसी बिंदु आवेश के कारण आपसे कहेगा कि किसी चालक का विभव क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, तो सीधे कहिएगा V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट है इंटू क्यू बाई आर। अगर विभव कहेगा तो क्यू बाई आर और तीव्रता कहेगा तो क्यू बटा आर स्क्वायर, बस इतना याद रखिएगा। अगला आप बढ़िया से जानते हैं विद्युतीय विभव क्या होता है, पता है ना। विद्युतीय विभव किसी वस्तु का एक विद्युतीय गुण है जो यह बताता है कि दो वस्तुओं के संपर्क में आने से आवेश पहली वस्तु से दूसरी में जाएगी या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में आएगी। अगला इससे आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि विद्युत विभव कैसी राशि है, तो आपको लाड लेकर है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। अब कोई पूछेगा विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा वोल्ट या जूल प्रति कूलम, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ये कहां से आगे में लाड ले, तो आपको पता है V बराबर होता है W/Q, होता है ना। अब बताइए वोल्ट का तो हो गया 1 वोल्ट और W का हो गया जूल, और यहाँ आवेश का कूलम तो 1 जूल प्रति कूलम हुआ कि नहीं। तो ऐसे सवाल भी देखने को आपको मिल सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर। कह रहा है क्या, डायनोमो का कार्य सिद्धांत। सवाल बड़ी बेहतरीन पूछता है, डायनोमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो आपको कहना है डायनोमो का सर कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर लाडले क्या होता है, आधारित। मेरे साथ बोलना है लाडले, बताओ डायनोमो का कार्य सिद्धांत, बोलो तो डायनोमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो लाडले यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अगला सवाल आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है, तो आप कहिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है बहुआ। या फिर कभी आपसे ये भी सवाल पूछा है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो याद रखिएगा प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर। चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो याद रखिएगा B²/2mo। VVI पॉइंट हुआ, कहेगा चुंबकीय क्षेत्र B का, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो B²/2mo, B²/2mo, mo 2mo, ऊर्जा घनत्व क्या होता है 2mo, याद रहेगा। अगला क्या है, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू का E², 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू का E²। लाडले मैंने फिर बोला कि अगर आपको ये वीडियो एक बार में केवल सुन लेना है, 2 बार इस वीडियो को सभी लोग बढ़िया से एक बार नॉर्मली सुन लो और दूसरा बार 2x की स्पीड में सुन लो और सुन के जाओ एग्जाम देने। तुम्हारा ऑप्शन जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा तुरंत तुम मार दोगे, याद रखना। अगला कह रहा है विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, तो लाडले याद रखिएगा विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। अगला सवाल है दोस्तों गामा किरण जो होती है, याद रखिएगा सबसे सवाल पूछता है किस किरण की वेधन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिकतम होती है, तो आपको कहना है गामा किरण की। किसको कहना है, गामा किरण। याद रखिएगा किसका कहिएगा, गामा किरण। याद रखिए किसका कहिएगा, गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। अगला सवाल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये तो आप बच्चा जानता है सर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर या फिर मीटर इनवर्स होता है। वाह रे मेरे दिल के टुकड़ों। अगला सवाल है अबिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आपको पता है ना दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 दृष्टि दोष कितने होते हैं, 4। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, जड़ा के लिए बाइफोकस लेंस और अबिंदुकता जो होता है ना उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कहता है खगोलीय दूरदर्शी। आप जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, वैसा दूरदर्शी जिसका प्रयोग खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। इसमें पूछता है खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो आपको कहना है FO + FE। FO यानी FO + FE, FO + FE। और इसकी कहेगा कोई आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो FO/FE। याद रखिए FO/FE। चलिए सवाल बोलो तो जल्दी से, मैं पूछ रहा हूँ खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, FO + FE। क्षमता क्या होगी, FO/FE। वाह रे मेरे दिल के टुकड़ों, दिल जीत लिया आप लोग। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, बहुत बढ़िया मेरे दिल के टुकड़ों, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज क्या कर रहा है हमारा, देखो इधर हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। कह रहा है उत्तल दर्पण में, अरे भाई साहब ये सब तो बच्चा वाला। दर्पण बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जानते हो ना, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 गो लइका, गोलीय दर्पण के क्या गो लइका, 2 गो, एगो उत्तल दर्पण एगो अवतल दर्पण। सवाल खूब पूछता है उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कहिएगा आभासी एवं छोटा। आभासी एवं कैसा बनता है, छोटा। याद रखिएगा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसमें, उत्तल दर्पण में। याद रखिएगा। अगला सवाल कहेगा अवतल दर्पण में फिर कैसा प्राप्त होता है, तो ई छोटा ऐसा है ना, ये में आभासीय प्राप्त होता है और वास्तविको प्राप्त होता है। तो आपसे सवाल जानते हैं क्या पूछ सकता है, देखिए एग्जाम के लेवल का कोई ठीक नहीं है। आप टॉप लेवल तैयारी करके जाते हैं, कभी कभी आसान लेवल भी पूछ देता है।
पूछ देगा वह कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको कहना है अवतल दर्पण। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ये सब बच्चा वाला सवाल है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप कहिएगा सर ये तो बच्चा को पता है सर, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल होगा हेडलाइट, सोलर प्लेट, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। अक्सर ध्यान रखें। अब अगर सवाल पूछ दिया हम अपने घरों में चेहरा देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको कहिएगा समतल दर्पण का। डन रहेगा मेरे लाडले। अगला सवाल है, यहाँ से ये सवाल भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, याद रखिए उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वो धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है। उत्तल की फोकस होता है प्लस, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की वो होती है माइनस। कैसे याद करना है, तो बोलिए उत्तल, 3 गो लेटर है, प्लस एहू में 3 गो लेटर, बोलिए अवतल, अवतल। बोलिए तो इसमें अवतल में ऋणात्मक होता है माइनस, छोटा सा कॉमिक था होगा, तो याद रखिए उत्तल का फोकस क्या होगा प्लस, अवतल का क्या होगा माइनस। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आपको पता है एक टॉपिक है पासौर परिवर्तन। किसे कहते हैं पासौर परिवर्तन, तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तब उसके बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं तरफ तथा दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं तरफ बनता है, इस परिवर्तन को पासौर परिवर्तन कहते हैं। तो सवाल पूछता है निम्नलिखित में कौन सा अल्फाबेट है जिसमें पासौर परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा ए, ओ, एम, एक्स, यू, भी। इसी तरह से और भी अल्फाबेट हैं जिसमें हमें पासौर परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। किस में देखने को मिलता है, बी में देखने को मिलता है। बी के सामने जब तुम मिरर लगाओगे तो ये बी तुमको ऐसा दिखेगा, हाँ या ना, तो बताओ पासौर परिवर्तन मिल गया। चलो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पता है तुम्हें प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक यानी आभासी। वास्तविक पर क्वेश्चन आएगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहोगे, वास्तविक प्रतिबिंब को। अगला देखो माध्यम से सवाल आता है। माध्यम क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख और वस्तु के बीच जो माध्यम होता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम 2 गो होता है, एक होता है समसर्वत्र माध्यम और एक होता है असमसर्वत्र माध्यम। सवाल आपसे पूछेगा समसर्वत्र का उदाहरण बोलिए, तब पानी तथा कांच, पानी तथा कांच ये हो जाएगा समसर्वत्र हो जाएगा, और आपका जो हवा है वो क्या हो जाएगा असमसर्वत्र। कैसे याद रखेंगे, तो जिसके सभी भाग का भौतिक गुण समान हो उसे समसर्वत्र। जैसे अगर मान लीजिए बाल्टी में पानी रखे हैं तो ऊपर अगर पानी है तो नीचे का दूध रहेगा नहीं, हर जगह उसका भौतिक गुण सेम रहेगा। कांच के वो इतना बड़ा स्लाइड लिए हैं, ऊपर कांच होगा तो नीचे का हीरा होगा का नहीं सर, मतलब हर जगह भौतिक गुण सेम है तो वो हो गया समसर्वत्र। लेकिन हवा, गर्मी के दिन में बालू उलू के नजदीक का हवा पूरा गर्म, तनका ऊपर जाएगा तो तनका नॉर्मल, तनका ऊपर जाएगा तो एकदम साफ है नॉर्मल, और जब जैसे से ऊंचाई बढ़ेगा तो हवा ठंडा। अब बताइए तो हवा का लेयर हर जगह भौतिक गुण बदल रहा है तो ये हो जाएगा असमसर्वत्र। अगला पॉइंट है देखिए दोस्तों, प्रकाश की चाल, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश की चाल के दृष्टिकोण से मेरे दिल के टुकड़ों माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल, ध्यान सुनिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है उसे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको कहते हैं सघन माध्यम। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या कर रहा है, सापेक्ष अपवर्तनांक। VBI सवाल है कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो आप कहिएगा 2 माध्यमों के अपवर्तनांक, क्या कहिएगा, 2 माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कोई पूछेगा इसे किससे लिखते हैं, तो 1n2। कई बार पूछ सकता है 1n2 बराबर का, तो n2/n1, यानी यहाँ का देता है मौसा n मौसी, तो मौसी चल जाएगी ऊपर, मौसा आ जाएंगे नीचे। मतलब मेरी बात कहने का मतलब समझ रहे हो ना, अगर 1n2 रहे या 1μ2 रहे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर का वाला नीचे। यहाँ से सूत्र कभी कभी सीधे पूछ दिया है, n के जगह म्यू दे देता है, 1μ2 बराबर क्या होगा, तो आपको कहना है μ2/μ1। ठीक है। अगला देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, कहता है क्या, यदि हवा का अपवर्तनांक इतना दिले है और कांच का अपवर्तनांक आपको हतना दिले है, तो बताइए हवा के सापेक्ष कांच का, तो लिखिएगा हवा इसे लिख दिए, और सापेक्ष को लिखते हैं n, क्या लिखते हैं n। हवा के सापेक्ष किसका पूछ रहा है, कांच का, तो लाड ले हम क्या बोले हैं रे तुरा, बोल तो हवा के सापेक्ष कांच का कर रहा है ना, तो कांच वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर लिख दो कांच और नीचे लिख दो हवा। हम शॉर्टली बता रहे हैं मेरे लाड ले। अब बताओ तो कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1/2। अब बताओ हवा, कांच का लिख दिया, हवा का अपवर्तनांक कितना है, तो 4/3। काटने आता है तो देखते हो 1/4 तो ठीक है, रुक जाओ हम क्या बोले, यहाँ देखो कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो 1/2 रहने दो, इसका 4/3, तो 1/2 रहने दो, ये 3 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, गुना आता है 3 एकम 3 और 4 दूना 8, तो ये ऐसे सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। देखो तुम्हारा आंसर क्या कह रहा है,
इतना, तो हवा के सापेक्ष कहाँ इतना है, तो इसका सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए यदि हवा का अपवर्तनांक 4/3, अच्छा बेटा गड़बड़ा गया, हवा का अपवर्तनांक आपको इतना दिया है, ठीक है 4/3, आ कांच के दिले है 2/3, कांच के दिले है 2/3 आ हवा का दिले है 4/3, तो 3 से 3 कट गया आ 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया 1/2, सब गलती है 1/2, देखिए तो आ गया। कभी भी अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक करेगा घबराइएगा मत। अगला पॉइंट है बुआ, अस्थाई, सवाल खूब पूछता है, अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, सीधे कहिएगा स्टील का। क्या करते हैं, स्टील का। पता होना चाहिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/8, और लेंस सूत्र में खाली प्लस की जगह क्या लगा देते हैं, माइनस। आपको पता है अपवर्तन सूत्र क्या होता है, यहां से भी सवाल आएगा, n2/v - n1/u = n2 - n1/r, या n के जगह म्यू भी दे सकता है, उसके लिए घबराइएगा नहीं। हमको विश्वास है इतना बढ़िया लग रहा है, इस रात के करीब में इतने लेट से बनाया जा रहा है आपका वीडियो, काफी मेहनत लग रहा है। वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। आप लोग पिछले मैथ के वीडियो को पूरा क्वेश्चन, दोस्तों मैथ के अगर आपने नहीं देखा था तो मैथ के, अब तो एग्जाम समाप्त हो गया, लेकिन जानते हैं दोस्तों मैथ में लगभग ऐसे क्वेश्चन थे ना, जो मैंने बोला था कि 50 में से कम 40 लड़ जाएंगे, नहीं दोस्तों 45 क्वेश्चन पिछले वीडियो से लड़े हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप मत छोड़िए। क्या कर रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वीवीआई सवाल है, ध्यान से सुनिएगा आराम से, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है, तब लटकती हुई चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा। सवाल पूछता है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना कर दिया जाता है तो आवर्तकाल का मान, ऑप्शन ए रहेगा आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, आधा। अगला सवाल है दोस्तों, निर्वात की चुंबकशीलता जिसको म्यू नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यू नॉट, इसका मान कितना होता है, तो 4 पाई गुने 10⁻⁻7, याद रखिएगा, हेनरी प्रति मीटर या फिर जो भी हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है वो ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश गतिमान होता है ना, तो याद रखिएगा F = Q × V × B, इसी को बहुत लोग लिखता है F = QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, ध्यान रखिएगा। यहां से एक और सवाल बता दे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद आ गया, इसलिए बता दे रहे मेरे दिल के टुकड़ों। अब देखो क्या कर रहा है, बायो सावर्त नियम कहेगा कि बायो सावर्त नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो आप कहिएगा dB = μ0/4 पाई, μ0/4 I dl × r, dl × r/r3, dl × r/r3, dl × r/r3, अरे dl × r/r3। अगला कहेगा साइक्लोट्रॉन, क्या कहेगा, बायो सावर्त था, ये क्या है, साइक्लोट्रॉन में कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होती है, तो E = 1/2 × Q²B²R²/m, Q²B²R²/m, Q²B²R²/m। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र का बल आघूर्ण को क्या लिखते हैं, तो M × B, याद रखिएगा, अनेकों बार पूछ चुका है, चुंबकीय क्षेत्र का बल आघूर्ण कैसे लिखते हैं, M × B, M × B, सुनते चलिए, ऑप्शन देखते मतलब फटाक से मारिएगा। अगला क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की उपस्थिति में गतिमान हो, दोनों की उपस्थिति में गतिमान हो, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। बउआ इस सवाल है लॉरेंज बल का, पूछेगा इस सवाल और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लॉरेंज बल क्या है। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र याद रखिएगा, F = Q × E प्लस वेक्टर V × B, ठीक है। ये कैसा है ऊपर चक्कर में नहीं, उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक, बहुत अच्छा। सर ट्रांसफार्मर केवल डीसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, अनेकों बार मेरे दिल के टुकड़ों पर सवाल पूछ चुका है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहिएगा डीसी, किसके बुआ, डीसी। अगला है एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, एलआर परिपथ, सीधे कहिएगा √r², याद रखिएगा √r² प्लस w² इंटू का l²। अगला पॉइंट है वो लेंज का नियम, लेंज का नियम आप लोग बढ़िया से सब्जेक्टिव के लिए देख लीजिएगा, लेंज का नियम क्या है वो आप अभी हम आपको डील नहीं करेंगे। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है,
तो आप कहिएगा ऊर्जा संरक्षण, थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। अगला सवाल है, देखिए इधर अगला सवाल है मेरे दिल के टुकड़ों कि देखिए क्या कर रहा है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का भी मात्रक ओ में होता है, ओम फो, याद रहेगा। चलिए, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या कहेगा, चौक कुंडली, चौक 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 कुंडली का शक्ति गुणांक 0 तथा संधारित्र का शक्ति गुणांक भी 0 होता है। वाह रे वाह, क्या मजाकी हो सर। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 और संधारित्र का शक्ति गुणांक 0 या 1, ये दोनों हो सकता है, लेकिन चौक कुंडली का हमेशा कितना होता है, 0, याद रखना। अगला क्या कर रहा है, ध्रुव पर नमन कोण का मान आपसे पूछेगा, ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, तो कहना 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। क्या कहोगे, 0 डिग्री। फिर से बोलो, ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 0 होता है। बहुत जल्दी हम लोग समाप्ति की ओर है बउआ, जल्दी से समाप्त करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, अब नहीं तो कभी नहीं। पर जीवन में अंतिम बार इसकी दर्शन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, तो आपको कहना है 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। अगला सवाल है लाडले, प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम फो, याद रखिएगा। अगला बताइएगा बुआ, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 स्पेट है, ठीक है बुआ। तो कह रहा है N2/N1 का जो मान होता है ना, वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। ऐसा दिख जाएगा, फटाक से मार देना। अगला सवाल है दोस्तों, स्वप्रेरकत्व, VVI पॉइंट है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सीधे कहिएगा हेनरी होता है। बनड़ी के माई हेनरी, बनड़ी के माई हेनरी, याद रखिएगा। स्वप्रेरकत्व का क्या होगा, हेनरी। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को किसने किया था खोज, तो माइकल फैराडे। इसी को हम प्यार से बोलते हैं मार के फाड़ दें, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने किया, खोजा था, तो माइकल फैराडे। स्थिर आवेश, याद रखिएगा, स्थिर आवेश जो होता है ना, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जो गतिमान आवेश जो होता है ना लाडले, वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर से सुनो, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र और गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये तो बढ़िया से तुमको पता होगा। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। अगला पॉइंट देखो, विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से क्या होती है, ऋणात्मक टर्मिनल। यानी विद्युत धारा कैसे बहता है, प्लस से माइनस की ओर। प्लस से कैसे, माइनस। जैसे मान लो देखते हो ऐसे, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ऊपर ले जाके ये आपने बल्ब जोड़ दिया है, तो अब करंट कैसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, हेंगो, हाँ ऐसे केंगो, यानी प्लस से जाएगी और माइनस से वापस आएगी, याद रहता है। तो ये बैटरी के प्लस धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है, या इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। अगला खूब सवाल पूछ ले, 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बहने से कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो 6.25 गुने 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन बनता है। 6.25 गुने 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन बनता है। अगला मेरे लाडले ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है, तो VD बराबर I/NAE। फिर से बोलिए, धारा घनत्व और विद्युत धारा में क्या संबंध है, तो बउआ VD बराबर I/NAE। अब आते हैं, विद्युत वाहक बल का मान मात्र विभवांतर से क्या होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। विभवांतर और विद्युत वाहक बल, यहां से सवाल आएगा, सवाल पूछेगा विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका ही मात्रक वोल्टे होता है लाडले। अगला सवाल पूछेगा, विद्युत वाहक बल को किससे मापा जाता है, तो आप कहिएगा विभव मापी से। अगला सवाल है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है। ये दो सवाल याद रखिएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, आदर्श ए मीटर का क्या होगा, ए मीटर का 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। संट का नाम सुने, जय हो संट महाराज। संट को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सवाल पूछेगा, संट को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम। ये कैसे जोड़ते हैं, तो सुनो, जैसे यहाँ नीचे प्लस माइनस ये अपना सेल लगा हुआ है, यहाँ से ऐसा आता है,
ऊपर में आपको यहाँ पे ये बल्ब लगा दिए और यहाँ पे या लगा दिया आप, ध्यान दीजिए जी यानी गैल्वेनोमीटर, इस तरह से जोड़ दिए और यहाँ से इसे लाके प्लस जब जाएगा इधर की ओर, ध्यान दीजिए रहेगा ना, तो इस एकदम सीधा कहेगा अरे भाई गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। संट जो होता है ना एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। तो कोई पूछेगा संट को कैसे जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला सवाल है गैल्वेनोमीटर में संट लगाने से इसकी सुग्राहिता क्या होती है, तो याद रखिए बढ़ जाती है। यानी संट लगाने से गैल्वेनोमीटर में जब संट लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला पॉइंट विद्युतवाहक बल की विमा पूछेगा तो आप कहिएगा ml2 t के पावर -1 ml2 t के पावर -3 I के पावर -1। ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, किसी चालक का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, तो बढ़ता है। याद रखिएगा तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए 3 चीज याद रखिएगा, प्रतिरोध का मान 3 चीज पर निर्भर करता है, तापमान, लंबाई और क्षेत्रफल। जैसे जैसे तापमान बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे लंबाई बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ध्यान रखिएगा आम मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। ये तो बात आप बढ़िया से जानते हैं। चलिए मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे दिल के टुकड़ों, एग्जाम बहुत कड़ाई चल रहा है ना जी, बहुत भयानक ना, क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। अगला क्या कर रहा है, प्रतिरोध का मात्रक, जल्दी बोलो, प्रतिरोध का क्या मात्रक क्या होता है, सर ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, ओम फो। बताओ तो प्रतिघात का ओम, प्रतिबाधा का ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है लाडले, ओम मीटर। अगला किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, बता चुके हैं बुआ। यानी यहां से संबंध आता है आर बराबर रो इंटू का L/A। ध्यान रखिएगा। अगला पीले रंग का कलर कोड क्या होता है, तो याद रखिएगा कलर कोड बुआ 4 पीले रंग का होता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, बीबी रोए, याद रखिएगा बीबी रोए, ऐसे ही करके ट्रिक के लाडले। इसको आप एक बार ट्रिक देख लीजिएगा कलर कोड करके, ताकि आप कंप्लीट कर ले, हम ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, याद रखिएगा खूब पूछता है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। याद कैसे करेगा मेरे लाडला सब, तो प्रथम नियम पहले कौन आता है, जिसका उम्र ज्यादा रहता है। आवेश में देखो आवेश 3 गो लेटर है, ऊर्जा में ऊर्जा 2 गो लेटर है, तो ये 3 साल है, ये 2 साल, तो पहले कौन पैदा लेगा, 3 साल वाला ना जी, आवेश। तो याद रखिए पहला आवेश और दूसरा ऊर्जा, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट है, किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो ये शून्य होता है। याद रखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य है। अगला सवाल कहता है विद्युतवाहक बल का मापन किससे करते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया था ना, बोलो तो किससे करते हैं, सर विभव मापी से करते हैं। बहुत बढ़िया मेरे लाडले। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सूत्र ये हो जाएगा। यहां से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा पिक्चर बेस्ड, यानी इस तरीके का ऐसे करके आपको इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसको बढ़िया से एक बार कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे करके दिया रहेगा, कहेगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। और समांतर क्रम का तो सूत्र जानते हैं, 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक सवाल यहां से जरूर रहेगा, याद रखिएगा, छोड़िएगा मत। अब कोई पूछेगा कि हम प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे कि हमको तुल्य प्रतिरोध अधिक मिलेगा, तो कहिएगा श्रेणी क्रम। कम किसमें मिलेगा, समांतर क्रम। अगला पॉइंट है मेरे दिल के टुकड़ों, व्हीट स्टोन ब्रिज, आपने नाम तो सुना होगा, ये किरचॉफ के नियम पे कार्य करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग उच्च तथा निम्न विभव दोनों प्रकार के प्रतिरोध का मापन करने के लिए करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, इससे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, तो उच्च और निम्न दोनों प्रकार के प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अगला 2 सेल के विद्युतवाहक बल E1 और E2 है, ठीक है, इनका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है। यदि समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया जाए तो इनका विद्युतवाहक बल क्या होगा, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बट्टा R1 प्लस R2। फिर से याद रखो, E1 के साथ ब्याह कौन करेगा, R2 करेगा, E2 के साथ कौन करेगा, R1। गोत्र मिल जाएगा ना, यहाँ अगर E1 R1 लेगा तो गोत्र मिल गया, नहीं, E1 का ब्याह R2 से और E2 का ब्याह R1 से, नीचे R1 प्लस R2। अगला बताइएगा मेरे दिल के टुकड़ों, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, मैंने कुछ बताया, पहले बताया था ना, चुंबकीय क्षेत्र कैसे, मतलब टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। याद रखिए तासला, चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक तसला जय हो तसला जय हो तसला याद करते रखिए। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो म्यू नॉट इंटू आई एन बट्टा 2r, म्यू नॉट इंटू आई एन बट्टा 2r। क्या कर रहा है? किसी सीधे चालक से धारा बहने के कारण इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र r स्क्वायर के क्या होता है? तो ये वैध क्रमानुपाती होता है। दोबारा देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसलिए हम तेजी से बना रहे हैं। अगला क्या करा है? किसी विभव मापी, ध्यान दीजिएगा, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। सवाल आएगा कि किसी विभव मापी की अगर संवेदनशीलता बढ़ानी है तो धारा को क्या करेंगे? घटा देंगे। अगला सवाल है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आप कहिएगा ऊर्जा का मात्रक है। एक और सवाल है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, याद रखिएगा। या फिर 36, इसको 36 लाख जूल भी कहते हैं, ठीक है। अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है, याद रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम। 1 किलोवाट घंटा कितना बराबर होता है? देखिए दे दिया 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? v²/r, v²/r। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। आप देख के क्या डर रहे हैं? अरे भाई एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है, तो सेकेंड की जगह घंटा ले लिया है, ध्यान रखिएगा। अगला विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, याद रखिएगा ml3 T⁻⁻3 A⁻⁻2 होता है। ये वो प्रतिरोध याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अगला क्या करा? भंवर धारा। भंवर धारा की दिशा लेंज के नियम से प्राप्त होता है। सवाल पूछेगा भंवर धारा की जो दिशा होती है वह किस नियम से प्राप्त किया जाता है? लेंज के नियम से। व्हीटस्टोन सेतु से किसकी तुलना की जाती है? तो आप कहिएगा प्रतिरोध की तुलना की जाती है। यदि हमारे पास 3 बल्ब हैं, एगो 40, 60 और 100 वाट के 3 गो बल्ब हैं, इनमें सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो जो सबसे ज्यादा वाट होता है ना उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, याद रखिएगा। VVI सवाल है, इस तरीके से सवाल आते हैं। किसी चालक का संवहन वेग VD है और विद्युत क्षेत्र E है, इसके बीच संबंध क्या होगा? तो याद रखिएगा संवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट है प्रति चुंबकीय पदार्थ। आपको पता है दोस्तों चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है मेरे दिल के टुकड़ों लौह चुंबकीय पदार्थ। याद रखिएगा जिसकी चुंबकशीलता 1 से कम हो, प्रति चुंबकीय 1 के बराबर हो, अनुचुंबकीय 1 से ज्यादा हो, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा। यही लिखा है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से क्या होती है? कम, अनुचुंबकीय की 1 के बराबर और लौह चुंबकीय की 1 से अधिक होता है। अगला पॉइंट है वह VVI सवाल है लोहा निकेल, याद रखिएगा लोहा निकेल तथा कोबाल्ट ये कैसे पदार्थ हैं लाडले? तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन यही कह दे एल्युमिनियम कैसे है? ये है अनुचुंबकीय। सोना कैसा है? प्रति चुंबकीय। अब सवाल पूछता है चुंबकीय आघूर्ण का बताइए तो मेरे दिल के टुकड़ों ऐसे मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो तो क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। मिसाल बोलो चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? वेबर। VVI सवाल है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है मेरे दिल के टुकड़ों। अगला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। ये तो बढ़िया जानते हो, P बराबर Q इंटू 2L। Q का हो जाएगा कूलाम और 2L का मीटर यानी कूलाम मीटर, याद रहेगा ना। अगला आते हैं क्या कर रहा है? किसी बिंदु पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र, अभी बताए थे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी 1/4πε0 इंटू Q/r²। विभव कहेगा तो R, अगर आपसे कहेगा तीव्रता तो R²। अगला कह रहा है किसी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। याद रखिएगा 1 फैराडे जो होता है ना लाडले वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। बढ़ते हैं मेरे दिल के टुकड़ों नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए इधर बहुत जल्दी हम लोग अंतिम की ओर आ गए हैं। सवाल है बहुत बढ़िया सवाल आपके लिए लाया गया है। ये सारे सवाल आपको टेस्ट करेंगे। वायरल क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इसका क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री। याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक 2.42, क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री। आवेश का CGS मात्रक पूछेगा, कहिएगा स्टेट कूलाम। क्या कहिएगा? स्टेट कूलाम। SI मात्रक तो कूलाम, CGS मात्रक स्टेट कूलाम और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। 1 कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है? तो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। अगला कहेगा किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता E में क्या संबंध है? तो याद रखिए E बराबर
माइनस का dv बाई dx, माइनस का dv बाई dx। अगला बढ़ते हैं मेरे दिल के टुकड़ों, किसी आविष्ट खोखले चालक के भीतर स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य, और विभव नियत। सुनो, कभी कोई गोलीय चालक का कह देगा, कहेगा कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखना हमेशा 0 होगा। विभव कहेगा तो ये कांस्टेंट होता है यानी नियत होता है। अगला क्या कर रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, तो टॉर्क बराबर P क्रॉस E। बीवीआई सवाल है, P क्रॉस E। अध्रुवित परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो शून्य। याद रखना मेरे दिल के टुकड़ों, अध्रुवित परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। सापेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, सापेक्ष विद्युतशीलता का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगला, किसी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। लाडले इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं। कोई पूछेगा गॉस का प्रमेय क्या है, सीधे किसी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है E0 इंटू E²/2 होता है। याद रखिएगा, E0 इंटू E²/2। अगला है, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो C बराबर 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। याद रहेगा, गोलीय चालक। संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो ये होता है C बराबर Q/B। बीवीआई सवाल है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो C बराबर Q/B। इसका मात्रक क्या होता है, फैराडे। याद रखिएगा, फैराडे। चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, E बराबर 1/2 इंटू CB², E बराबर 1/2 इंटू CB²। अगला क्या है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, संधारित्र का जो दो प्लेट होता है ना, इसके बीच की दूरी को बढ़ाने पर इनकी धारिता का मान क्या हो जाता है, कम। दूरी बढ़ाएगा तो तीव्रता कम हो जाएगा। अगला कह रहा है, समान धारिता C वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम, यहां से वो सवाल कंफर्म है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता क्या होगा। सुनो, कभी भी श्रेणी क्रम में कहेगा तो 1 समान धारिता C वाले 3 को कह रहा है ना, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C जोड़ने आता है। C का लघुत्तम C, जब हर से मत ऊपर जस का 10, 1 1 2 और 1 3, ये 3/C मत मार देना, इसको पलटना होता है, C/3 हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। श्रेणी क्रम में कहेगा तो ऐसे जोड़ देना। इसी को कहता है मेरे दिल के टुकड़ों कि समांतर क्रम में समान जोड़ा रहता है, तो C प्लस C यानी हो जाएगा 3C। समझ में आ गया, यहां से वो सवाल तुमको देखने को मिलेगा। अगला क्या कर रहा है, सुनिए। अगला है कि माध्यम का अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, n बराबर 1/sin c। कहीं कहीं तो n sin c को cosec c भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, सबसे अधिक विचलन का मान किसका होता है, बैगनी। आपको पता है कि किसी प्रिज्म से जब प्रकाश गुजारिएगा, किसी प्रिज्म से जब आप प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है लाल, सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है, तो बैगनी। तो विचलन का मान सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बैगनी का होगा। वाह, मैं तो दिल के टुकड़ों, वीडियो कैसा लगेगा वो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपनी फीडबैक को जरूर बताइएगा। और हाँ, मैथ का एग्जाम आपका कैसा गया हमारे वीडियो को देखने के बाद। चलिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम पेज आ गया है, अंतिम पेज जल्दी से समाप्त करते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कलांतर, याद रखिए, 2 कलाओं के मध्य अंतर को कलांतर कहते हैं, पथों के मध्य अंतर को पथांतर कहते हैं। कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है, तो कलांतर बराबर 2π/λ गुने पथांतर, कलांतर बराबर 2π/λ गुने पथांतर। अगला सवाल है, विनाशी व्यतिकरण। पता है व्यतिकरण क्या है, याद रखिएगा, जब प्रकाश की तरंगें किसी स्रोत से निकलकर गतिमान होती है तथा जब वे एक दूसरे को अध्यारोपित करती हैं तो उनकी तीव्रता का मान किसी बिंदु पर अधिक तो किसी बिंदु पर कम होता है, इसको व्यतिकरण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, विनाशी और संपोषी। तो याद रखिएगा, विनाशी के लिए आपसे पथांतर पूछ रहा है तो 2n + 1 इंटू λ/2 हो जाएगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता क्या होती है, तो 1/2 मिनट। याद रखिएगा, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है, 1/2। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ। याद रखिएगा, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ। अगला है, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। m द्रव्यमान q आवेश के कण को v वेग से त्वरित किया जाता है, v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो d ब्लॉगरी का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो h बराबर √2
QMV, H बराबर √2QMV, याद रखिएगा। फिर से सुनिए, n द्रव्यमान ऐसे H बराबर √2QMV, √2QMV। अब याद रखिए कोई तत्व ऐसे दे देगा, कहेगा इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा, तो याद रखिएगा परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, तो 230 में से 90 जाएगा, तो लाडले 140 बच जाएगा। अगला सवाल कर रहा है 6 गुणांक कैसे मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए 6 गुणांक लाडले इससे मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अगला जीवाश्म की आयु का पता किससे कहते हैं, तो इसका पता लाडले कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा करते हैं। अगला क्या कहता है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हुआ, तो न्यूक्लियर संलयन। याद रखिएगा यहाँ से VVI सवाल है, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन आगे आएगा आपके वीडियो में। क्या कर रहा है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु कितनी होती है, तो 0.693 केमिस्ट्री में भी काम आएगा दोस्तों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव का VVI सवाल है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। याद रखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी किस भाग पर पड़ती है, तो दृश्य भाग पर पड़ती है। सवाल सीधे आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है, तो बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ऐसे करके दिया रहेगा। लॉजिक गेट तो आप समझते हैं, लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, और एक होता है नॉट गेट। याद रखिएगा एंड गेट क्या होता है, वैसे लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट होते हैं, 1 आउटपुट होते हैं तथा इनमें किसी एक इनपुट के भी ऑफ होने की स्थिति में हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। वो इतना सवाल मत जानो, कितने होते हैं, 3, एंड और नॉट, मूल 3 होता है, एंड और नॉट। एंड का पिक्चर ये डी की तरह रहेगा और इसका सूत्र होगा y बराबर ये y जो आपका आउटपुट है y बराबर AB एंड में A इंटू बी और में कहेगा तो और मतलब जोड़, यानी A प्लस बी। और नॉट में जो A रहेगा ना उसके ऊपर बार लगा होता है, यानी इसको नथुनिया गेट भी हम लोग कहते हैं। या नथुनिया क्यों कहते हैं इसका, क्योंकि इसका पिक्चर ऐसे होता है। यहाँ देखिए इधर, सॉरी मिस्टेक हो गया, इधर ध्यान दीजिए, ये ऐसे होता है, यहाँ 1 इनपुट होते हैं और यहाँ पे 1 आउटपुट, लेकिन नथुनिया के साथ में लगल होता है। अगला इसका एंड का AB और का A प्लस बी और नॉट का आपको दिखाई दे दिया। नैंड क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से बनता है नैंड गेट। इसका होता है A B के ऊपर बार, याद रखिए A B के ऊपर बार, N आ जाएगा मतलब बार, याद रखिएगा। यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, N टाइप जो अर्धचालक होता है ना उसमें बहुसंख्यक धारावाही क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और P टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक जो धारावाही होते हैं वो होल होते हैं। याद रखिएगा N टाइप में इलेक्ट्रॉन, P टाइप में होल, N टाइप में इलेक्ट्रॉन, P टाइप में होल, N टाइप में इलेक्ट्रॉन, P टाइप में होल। सूचना का मात्रक क्या होता है, तो बिट्स होता है। याद रखिए दोस्तों क्या होता है, बिट्स होता है। अगला चलते हैं, टीवी के प्रसारण के लिए आवृत्ति कितना होता है, तो 30 MHz से लेके 3000 MHz तक होता है। ध्यान रखिएगा 30 MHz से कितना, 30,000 MHz तक। परमाणु बम है, बल नहीं है, परमाणु बम एगो हाइड्रोजन बम, VVI सवाल है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। बउआ अब नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो बउआ नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम और नाभिकीय संलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन बम। बउआ ये आपका मयंक सर के द्वारा आप लोग के लिए एक काफी महत्वपूर्ण तोहफा, इसको बढ़िया से दोस्तों 1 बार नहीं 2 बार बढ़िया से इसको एग्जाम समय कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है, इसको 1-2 बार सुन लेना है ताकि ऑब्जेक्टिव में जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे फटाक से मार दीजिएगा। और हाँ दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे। और हाँ आपने मैथ के एग्जाम में अगर हमारे वीडियो से हेल्प आपको थोड़ा ही पहुंचा होगा तो अपना फीडबैक में जरूर आके इस वीडियो पे देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।